स्वागत है आपका फ्री जीके क्यूज चैनल पे। मेरा नाम है किरण भाबर। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं ब्रिटिश शासन से रिलेटेड 150 प्लस इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज। वही सारे क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पे कवर किया है जो पिछले कई सालों से कई बार रिपीट होते आ रहे हैं और उनकी 100% चांसेस है कि ये इन फ्यूचर में भी आपसे ज़रूर पूछे जाएंगे। क्वेश्चन एज इट इज़ ना देकर उसको ज़रूर तोड़ मरोड़ कर पूछा जा सकता है, इसके बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो वही सारे क्वेश्चन हमने यहाँ पे कवर किए हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। एक क्वेश्चन भी आपको मिस नहीं करना है क्योंकि इससे आपका बहुत अच्छा स्कोर हो सकता है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये टॉपिक आता है मॉडर्न इंडिया में, जिसे हम आधुनिक भारत कहते हैं। तो ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ब्रिटिश शासन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए ज़रूर देखिएगा। हर एग्ज़ाम में आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। ये सारे एग्ज़ाम के लिए है, ज़रूर देखिएगा वीडियो को। फ्री पीडीएफ भी अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इजीली इसे डाउनलोड कर सकते हैं। सारी चीज़ें फ्री अवेलेबल है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए चैनल का नाम लिखा होगा फ्री जीके क्यूज, उसके सामने लिखा होगा रेड कलर में सब्सक्राइब, उसे सिंपली ज़रूर एक बार आप लोग टच कर दें। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, इससे आपको बहुत अच्छी हेल्प मिल जाएगी। आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी अच्छा डाटा हमने यहाँ पर कलेक्ट किया है, ठीक है। देखिए, इस वीडियो को करने से पहले, लाने से पहले एक और वीडियो हम लेकर आए थे जिसमें हमने आपको अच्छी तरह से डिटेल में सब कुछ समझा दिया है, ठीक है। सबसे बेस्ट तरीका हिस्ट्री पढ़ने का यही होता है कि आप पहले अच्छी तरह से इनके बारे में समझें, ठीक है, उसके बाद ही इससे रिलेटेड एमसीक्यूज़ को करें। आप डायरेक्ट उठा के एमसीक्यूज़ करते हैं तो वो पढ़ने का गलत तरीका है। डायरेक्ट इनके एमसीक्यूज़ कभी ना पढ़े, पढ़ने में आपको समझने में प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए पहले हम आपको अच्छी तरह से समझाते हैं, बहुत अच्छा डाटा कलेक्ट करके वहाँ पर बताया जाता है। गवर्नमेंट की एक बुक होती है जिसका नाम है मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी, ठीक है, जो भोपाल से पब्लिश की गई है गवर्नमेंट द्वारा। उससे भी मैं आपको पढ़ाती हूँ, तो उसमें काफ़ी अच्छा डाटा कलेक्ट किया हुआ है। तो उसमें बहुत अच्छे पॉइंट्स दिए होते हैं और उसी से ही क्वेश्चंस बनते हैं। तो इससे प्रीवियस वीडियो में हमने बना दिए हैं वो सारी चीज़ें अच्छी तरह से। ये ब्रिटिश शासन सत्ता का विस्तार, जिसमें मैंने बंगाल, मैसूर, पंजाब, है ना, और भारतीय अर्थव्यवस्था पे उनके क्या उन्होंने क्या चेंजेस किए थे, अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव रहे, वो सारी चीज़ें मैं आपको पहले समझा चुकी हूँ। उसके बाद ही मैंने इससे रिलेटेड एमसीक्यूज़ बनाए हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से पहले उस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद इनको कवर करेंगे तो क्या होगा कि काफ़ी आसानी से आप इन आंसर को कवर कर पाएंगे। या फिर इसी वीडियो को आप इतने अच्छी तरह से ध्यान से सुने और समझें कि आपका एक भी मार्क्स गलत ना हो आपके एग्ज़ाम में, ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, वर्ष 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि, ठीक है, जिसे कहते हैं सब्सिडियरी अलायंस, को स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय शासक कौन था, ठीक है। सहायक संधि जिसे कहते हैं सब्सिडियरी अलायंस, इसे सबसे पहले किसने एक्सेप्ट किया था, किसने किया था, स्वीकार किया था, वो था हैदराबाद का निज़ाम, ठीक है। कौन है? हैदराबाद का निज़ाम। अच्छी तरह से मैं आपको समझा चुकी हूँ, अगर आपने वीडियो अच्छी तरह से देखी होगी तो ये आंसर आप करेक्ट बिल्कुल करोगे, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व वायसराय कौन था। देखिए, इन्हें वायसराय भी कहते हैं या फिर गवर्नर जनरल भी कहते हैं, ठीक है। तो कौन था, और जिसे आज के टाइम में हम राज्यपाल कहते हैं, ठीक है। तो ये कौन था? ये था लॉर्ड कैनिंग। कौन थे ये? लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी? तो उसका करेक्ट आंसर है श्री रंगपट्टनम की संधि, ठीक है। कौन सी संधि की थी? श्री रंगपट्टनम की संधि। देखिए ये कितनी बार ये क्वेश्चन आ चुका है, तो नेक्स्ट एग्जाम में ऐसा हो सकता है कि इस क्वेश्चन को पूछ लिया जाए थोड़ा सा घुमा के, जैसे कि श्री रंगपट्टनम की संधि किसके किसके बीच में हुई थी, इस तरह से भी पूछा जा सकता है। या फिर उस समय कौन से युद्ध के द्वारा की गई थी, है ना। क्वेश्चन देखिए घुमा के पूछा जाता है, इसी तरह से गवर्नमेंट एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। इसलिए एक क्वेश्चन को ही आप इतने ध्यान से समझें, सुने कि आप उस क्वेश्चन को अगर घुमाकर भी पूछा जाए आपसे तो आप उसका करेक्ट आंसर दें, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्व हड़प नीति जब्ती सिद्धांत, ठीक है, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स
किसके द्वारा लागू की गई थी? किसके द्वारा की गई थी ये हड़प वाली नीति? ये की गई थी डलहौजी के द्वारा। किसके द्वारा? डलहौजी के द्वारा। डलहौजी के द्वारा, ये डलहौजी के बारे में कैनिंग, हेस्टिंग, विलियम बेंटिंग, इनके बारे में हमने A to Z पढ़ा है, ठीक है। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूँगी आप लोगों से, प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखें, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो उससे आपको बहुत अच्छी हेल्प मिल जाएगी। सारी चीज़ें इन डिटेल में समझा रखी है वहाँ पर पहले आपको। देखिए, हम जब छोटे थे स्कूल में तो पहले क्या करते थे, स्कूल में पहले चैप्टर को अच्छी तरह से समझते थे, उसके बाद ही उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को करते थे। तो क्या होता था, हमें आंसर पहले ही पता चल जाते थे उसके, है ना, क्योंकि हमने चैप्टर बहुत अच्छी तरह से पढ़ा होता था। तो इसी तरह से आप गवर्नमेंट के एग्ज़ाम की तैयारी भी करें, है ना। मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि आपको गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब आपको चाहिए तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए वीडियो लंबी तो ज़रूर होगी, लेकिन आपको पूरा देखना होगा, ठीक है। अब देखिए, किस सिख गुरु ने फ़ारसी में ज़फ़रनामा लिखा था? किसने लिखा था? किसने लिखा था ज़फ़रनामा? वो लिखा था गुरु गोविंद सिंह ने, है ना। जितने भी ये गुरु हैं, 10 जो गुरु हैं, इनके साथ ही साथ इन्होंने क्या किया था वो सारी चीज़ें मैंने ट्रिक से याद भी आपको करवा दिया है। प्लेलिस्ट में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ये आएगा, ये जो प्लेलिस्ट मिलेगी आपको, ये मिलेगी मध्यकालीन भारत की। उसमें जो सिख गुरुजी हैं इनके बारे में, 10 के बारे में इन डिटेल में A to Z भी समझाया है, और एक और सेपरेट वीडियो भी बनाई है जिसमें मैंने ट्रिक से आपको याद करवाया है, ठीक है। ये ज़फ़रनामा किनके द्वारा लिखा गया है? गुरु गोविंद सिंह द्वारा लिखा गया है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। चलिए, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको ट्रिक से भी याद करवाया है, यहाँ पर भी एक और बार बता देती हूँ। तो ये है लॉर्ड डलहौजी। एक चीज़ याद रखेगा, इन सब के नाम के आगे लॉर्ड लगाया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ पे हमें ध्यान नहीं देना है, इनके नाम पे ध्यान देना है ना। ये डलहौजी, ठीक है। तो मैंने आपको याद करवाया था कि डाक से, ये सिर्फ एक डलहौजी एक ऐसे हैं जिनके नाम में ड लगा हुआ है, बाकी किसी के नाम में नहीं लगा है। तो डाक से आप समझ जाइएगा डलहौजी। और रेल जो शुरू की थी, शुरुआत जो की थी ट्रेन की, रेल की, वो भी डलहौजी ने की थी, तो वो भी याद करवा दिया था मैंने। डल को हमने समझ लिया था डब्बा, है ना, और रेल में क्या होते हैं? डब्बे। तो इससे हमने रिलेट कर लिया था डल से डब्बा, और डब्बा होता है रेल में। तो सबसे पहले रेल की शुरुआत भी किसने की थी? इन्होंने, लॉर्ड डलहौजी ने, और इन्होंने ही डाक व्यवस्था को शुरू भी किया था, ठीक है। इस तरह से मैंने आपको ट्रिक से भी याद करवा दिया है प्रीवियस वीडियो में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी है? कौन है वो सिख गुरु जिन्होंने जीवनी लिखी है इनकी? तो वो है गुरु अर्जुन देव ने, ठीक है। गुरु अर्जुन देव ने गुरु नानक जी की जीवनी लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया है? किसने किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है गोविंद सिंह। किनके द्वारा किया गया है? गोविंद सिंह द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया था? ये जो सिराजुद्दौला है, ये किसके द्वारा हराए गए थे? तो ये क्लाइव के द्वारा हराए गए थे। किसके द्वारा? क्लाइव के द्वारा, ठीक है। सिराजुद्दौला ये है बंगाल के नवाब। कौन है? बंगाल के नवाब। बंगाल के नवाब के ऊपर वो आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी उस वीडियो में, ठीक है। बंगाल के नवाब जितने भी बने थे उन सबको भी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस किस ने लाई वेलेज़ली के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे? ठीक है, लॉर्ड वेलेज़ली है ना, ये लॉर्ड वेलेज़ली के साथ हस्ताक्षर किए थे। किसने किए थे? तो वो थे, देखिए सबसे पहले हैदराबाद के निज़ाम इन्होंने किए थे। ये अवध के नवाब भी थे, ठीक है। अवध के जो नवाब थे इन्होंने भी हस्ताक्षर किए थे। साथ ही साथ ये जो मैसूर के राजा है इन्होंने भी हस्ताक्षर किए थे। ये जो लॉर्ड वेलेज़ली है इनके साथ सहायक संधि पर, ठीक है। तो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, 1 2 3 4। ये जो बंगाल के नवाब थे इन्होंने सहायक संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सिख गुरुओं का सही कालक्रम आप बताइए, ठीक है। सही कालक्रम आपको बताना है। तो देखिए मैं ट्रिक ला चुकी हूँ प्रीवियस वीडियो में, जिसमें मैंने आपको जितने भी ये गुरु जी हैं इनको ट्रिक से याद करवा दिया था, ठीक है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या है? अमरदास जी हैं सबसे पहले, उसके बाद आते हैं रामदास जी, उनके बाद आते हैं अर्जुन देव, फिर आते हैं तेग बहादुर, ठीक है। इस तरह से इनका ये
क्रम चलता है? अमरदास जी, रामदास जी, गुरुदेव जी और ये है तेग बहादुर। ठीक है, इसका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सुगोले की संधि। ठीक है, क्या है सुगोले की संधि 1816 ईस्वी किसके बीच में संपन्न हुई थी? किन के बीच में हुई थी? ये ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच में हुई थी। किन के बीच में? ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहाँ हुई थी? कहाँ पर हुई थी? तो ये हुई थी श्रीरंगपट्टनम में। कहाँ हुई थी? श्रीरंगपट्टनम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प नीति डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे में लिए गए थे? कौन से राज्य लिए गए थे? तो ये थे, इसका करेक्ट आंसर है झांसी, नागपुर व सतारा। क्यों लिए गए थे इसको भी मैं एक्सप्लेन आप लोगों को उस वीडियो में करवा चुकी हूँ। ठीक है, झांसी, नागपुर व सतारा, इन सबको हड़प नीति के अंतर्गत अपने अंडर में ले लिया गया था। और भी राज्य थे पर ये राज्य भी थे। ठगी प्रथा के उन्मूलन से समृद्ध गवर्नर जनरल थे। कौन थे वो? तो इसका करेक्ट आंसर है बेंटिक। कौन थे? बेंटिक। ये ठगी प्रथा के से थे। ठीक है, बेंटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, वोडियार डैश के शासक थे। कौन थे? ये थे मैसूर रियासत के। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? मैसूर रियासत के। ये जो वोडियार है ये मैसूर रियासत के शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी? इसमें से कौन सी थी? वो थी श्रीरंगपट्टनम। ठीक है, टीपू सुल्तान की ज़्यादातर बातें ये श्रीरंगपट्टनम से ही रिलेट करेंगी, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। श्रीरंगपट्टनम की संधि भी हुई थी टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में। ठीक है, देखिए टीपू सुल्तान के बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि टीपू सुल्तान एक ऐसे थे जिसके खिलाफ ये मराठा भी लड़ रहे थे, बंगाल के नवाब भी लड़ रहे थे, अवध के नवाब भी इनके खिलाफ लड़ रहे थे और अंग्रेज भी लड़ रहे थे। सब मतलब इसको हराने में लग गए थे। ठीक है, बस टीपू सुल्तान चाहता था कि इन अंग्रेजों को हरा दिया जाए, इसलिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये सबसे लड़ाई कर रहा था और ये अकेला था जिससे सब मिलके लड़ाई कर रहे थे। क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया। कब बनाया गया? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 1758 ईस्वी में। ठीक है, 1758 ईस्वी में क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर है विलियम बेंटिक। कौन रहे हैं? विलियम बेंटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया था? देखिए द्वैध शासन प्रणाली का मतलब भी मैं आपको बता चुकी थी कि जो बंगाल है वहाँ पे द्वैध शासन चलता था। मतलब कि जो अंग्रेज होते थे वो भी कर वसूलते थे। ठीक है, वो तो कर वसूलते थे, लेकिन जो बंगाल के नवाब थे वो शासन करते थे। मतलब एक तरफ से उनके दो केंद्र थे, मतलब दो लोग शासन कर रहे हैं, इसलिए उसको द्वैध शासन कहते थे, है ना, दो शासन कहते थे। क्वेश्चन इस तरह से भी आता है कि द्वैध शासन कहाँ चलता था, दो तरह का शासन कहाँ होता था, तो बंगाल में होता था। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक से बंगाल ही एक ऐसा था। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? वॉरेन हेस्टिंग, है ना। वॉरेन हेस्टिंग ने इस नीति को समाप्त कर दिया गया था क्योंकि इसका विद्रोह भी हो रहा था कि दो लोगों के किस तरह से कर दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? सबसे ज़्यादा विरोध किसने किया था? तो ये मराठा थे। किसने विरोध किया था इनका? मराठाओं ने विरोध किया था। ये बिल्कुल भी इनके सामने झुक नहीं रहे थे, मराठाओं ने किया था। मराठाओं का अंत कब हुआ था? 1818 में अंत हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी अत्यधिक ऐतिहासिक महत्व का था। क्यों अत्यधिक ऐतिहासिक यहाँ महत्व था? तो क्यों था, क्या रीज़न था इसका? तो इसका रीज़न ये था कि इसने बंगाल में ब्रिटिश वर्चस्व के लिए मार्ग प्रशस्त किया और उसके बाद संपूर्ण भारत पर ब्रिटिश नियंत्रण के लिए रास्ता खुल गया था। ठीक है, मतलब क्या हुआ था कि एक जो प्लासी का युद्ध जो हुआ था वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रहा है इतिहास में, क्योंकि यहाँ पर अब क्या हो जाता है कि बंगाल में ब्रिटिश अच्छी तरह से बन गए थे। वहाँ पर सबसे पहले शुरुआती बंगाल से की थी ब्रिटिश शासन ने। सबसे पहले ये वहाँ के गवर्नर जनरल बनते हैं, उसके बाद ये भारत के बनते हैं। ठीक है, तो प्लासी का जो युद्ध हुआ था
यहीं से ही बंगाल के ये सबसे पहले ब्रिटिश यहाँ पर गवर्नर जनरल बनते, उसके बाद ही जाकर ये धीरे धीरे भारत पर पूरा ब्रिटिश का नियंत्रण का रास्ता खुल जाता है। बंगाल एक ऐसा राज्य था जो काफ़ी ज़्यादा संपन्न था, ठीक है। ये किसके अंतर्गत आया करता था, ये मुगल साम्राज्य में आता था और उसी समय से ही ये काफ़ी ज़्यादा संपन्न था, इसलिए यहाँ पर इन अंग्रेज़ों की काफ़ी ज़्यादा नज़र हुआ करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश सरकार भारतीय को आधुनिक शिक्षा देना चाहती थी, इसमें उनका उद्देश्य क्या था? क्या उद्देश्य था? भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता की नींव सुदृढ़ करना, ठीक है। भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता को अच्छा बनाना चाहते थे, इसीलिए ये क्या करते थे कि इनको आधुनिक शिक्षा देना चाहते थे उन बच्चों को, ठीक है, जो भी न्यू जनरेशन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रशासनिक अवस्था कुशासन के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश शासन में मिला लिया होता है? इन्होंने क्या किया था, अवध पर इल्ज़ाम लगा दिया था कि यहाँ पर कुशासन चल रहा है, मतलब अव्यवस्था है, और ये इल्ज़ाम लगाते हुए इस डलहौजी ने क्या किया था, अवध को अपने अंडर में ले लिया था, ठीक है। मतलब अब देखिए ये क्या कर रहे थे, अंग्रेजों ने अपना एक साम्राज्य बना लिया था जिसे अंग्रेज साम्राज्य कहते थे, अंग्रेज राज्य कहते थे। तो धीरे धीरे में सब राज्य को मिलाने लग गए थे, कुछ भी इल्ज़ाम लगा रहे थे किसी के भी ऊपर। अवध भी इल्ज़ाम लगा दिया कि वहाँ पर कुशासन चल रहा है और उसको अपने अंडर में ले लिया। इस तरह से बहुत सारे इल्ज़ाम लगाए गए छोटे छोटे किसी भी राज्य पर और उनको ये अपने अंडर में करते रहे। आदि ग्रंथ किसने संकलित किया है, किसने किया है? तो उसका करेक्ट आंसर है गुरु अर्जुन जी ने, ठीक है। ये जो गुरु अर्जुन जी है इन्होंने आदि ग्रंथ को संकलित किया है, मतलब लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसको दिया जाता है? ये किसने किया था? तो उसका करेक्ट आंसर है लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। जो लॉर्ड विलियम बेंटिक इन्होंने ही ठगी प्रथा को समाप्त किया है और साथ ही साथ सती प्रथा को भी समाप्त किया। सती प्रथा कितनी बार समाप्त हो चुकी है और कितनी बार वापस शुरू भी हो चुकी है, ठीक है। निम्नलिखित में से अवध को स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन थे? कौन थे अवध में स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था? तो वो था सादत खान, जिसे बुरहान उल मुल्क भी कहा जाता है, ठीक है, ये थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने मीर कासिम तथा सुजादुद्दौला के साथ मिलकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी पर युद्ध घोषित किया और वे बाद में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हो जाते हैं, ठीक है। कौन ऐसे हैं जो मीर कासिम तथा सुजादुद्दौला के साथ मिलकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी पर युद्ध करते हैं? कौन है वो? किसके साथ मिलकर किया जाता है ये किया जाता है शाह आलम द्वितीय के साथ, ठीक है। ये शाह आलम द्वितीय, मीर कासिम और सुजादुद्दौला ये सब मिलकर लड़ाई करते हैं अंग्रेजों के खिलाफ, लेकिन अंग्रेजी इसमें जीत जाते हैं और ये सब आपस में हार जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ उस समय मुगल सम्राट कौन था? जब यहाँ प्लासी का युद्ध होता है तो मुगल सम्राट कौन रहता है? वो रहते हैं अजीजुद्दीन आलमगीर द्वितीय, ठीक है। क्या नाम है? अजीजुद्दीन आलमगीर द्वितीय रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन होता है? उनका उत्तराधिकारी रॉबर्ट क्लाइव का कौन होता है? वो होता है हेस्टिंग। कौन होता है? हेस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवाब सिराजुद्दौला एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का प्रमुख कारण क्या रहता है? प्रमुख कारण क्या रहता है इनके बीच में संघर्ष का? तो वो रहता है अंग्रेजों ने व्यापार छूटों का दुरुपयोग किया था, ठीक है। ये किलेबंदी करने लग गए थे, ज़्यादा कर वसूल करते थे और मतलब काफ़ी ज़्यादा दुरुपयोग कर रहे थे ये, ठीक है। इसलिए नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में एक संघर्ष हो गया, ठीक है। देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी और अंग्रेज एक ही को ही कहते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू की थी? क्या है इसका करेक्ट आंसर? मैंने आपको याद भी करवा दिया था, ठीक है। तो कौन है? मैंने आपको छोटी सी ट्रिक बताई थी कि ड सिर्फ एक ही गवर्नर जनरल पे आपको दिखेगा, ठीक है। तो किसके नाम पर आपको दिख रहा है ड, वही इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। डाक का ड और ये डलहौजी का, ठीक है, ड।
सिर्फ इन्हीं के ऊपर आएगा, इसलिए डाक टिकट वाला क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा रिपीट होता है, इसलिए इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति रिंग फेंस पॉलिसी संबंधित है, किससे संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर है वॉरेन हेस्टिंग से। ठीक है, किससे है इसका करेक्ट आंसर? वॉरेन हेस्टिंग से। ठीक है, देखिए एक बार पढ़ लेते हैं। सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति ये है वॉरेन हेस्टिंग से। ठीक है, इंग्लिश में बोलेंगे रिंग फेंस पॉलिसी। नेक्स्ट, इलाहाबाद की संधि 1765 के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? उप दीवान किसे बनाया था इलाहाबाद की संधि के बाद? तो इसका करेक्ट आंसर है मोहम्मद राजा खान को। किसको? मोहम्मद राजा खान को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था? है ना, नायब दीवान नियुक्त किया था, नायब दीवान नियुक्त किया था। किसे किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है राजा शिताब राय को। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या है इसका? राजा शिताब राय। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। कहाँ से किया था? राजा ये जो रणजीत सिंह हैं इन्होंने कोहिनूर हीरा कहाँ से प्राप्त किया था? तो ये इसका करेक्ट आंसर है शाह शुजा से। ठीक है, कहाँ से? शाह शुजा से। देखिए कोहिनूर हीरा पूरे भारत में यहाँ से वहाँ होता रहा। ठीक है, और लास्ट में ये दे दिया गया ब्रिटेन की रानी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवा के युद्ध में हराया था। पोर्टो नोवा के युद्ध में किसे हराया था? कौन था वो ब्रिटिश जनरल? हैदर अली ने किसे हराया था? इसका करेक्ट आंसर है सर आयरकुट को। किसे? सर आयरकुट को हराया था हैदर अली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? कौन थे? तो उसका करेक्ट आंसर है खड़क सिंह। कौन थे? खड़क सिंह। ठीक है, खड़क सिंह इनके उत्तराधिकारी आगे चलकर बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है आपको ये बताना है, मतलब मैच करके बताना कि कौन सा इसमें गलत हो रहा है। देखिए और कुछ चीज़ समझने की है यहाँ पर कि जो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे इन्होंने स्थायी बंदोबस्त शुरू किया था। ये ठीक है, ये समझिएगा आप, ये जो लॉर्ड कॉर्नवालिस है इसने स्थायी बंदोबस्त को शुरू किया था। लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि प्रणाली को शुरू किया था, है ना। लेकिन ये जो लॉर्ड हेस्टिंग इन्होंने द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध किया था क्या? नहीं। ये इसका करेक्ट ये आंसर मतलब ये सही मैच नहीं कर रहा है ना, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी वाला। लेकिन ये चीज़ याद रखिएगा कि लॉर्ड बेंटिंक ने रेगुलेशन, ठीक है, रेगुलेशन को स्टार्ट किया था। किसको? रेगुलेशन को स्टार्ट किया था। और बाकी ये भी याद रखिएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ये स्थायी बंदोबस्त शुरू किया था और लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि प्रणाली को शुरू किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका ऑप्शन होगा सी, है ना। जो मैच नहीं कर रहा है वो आपको बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी? किस सिख गुरु ने की थी विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता? तो गुरु अर्जुन देव जी ने की थी। ठीक है, खुसरो कौन है? ये मुगल सम्राट के हैं। ठीक है, मुगल सम्राट में से आते हैं, ये मुगल साम्राज्य से हैं। इसकी सहायता की थी सिख गुरु ने, जिनका नाम है अर्जुन देव जी, और इसीलिए ही इनके सहायता करने की वजह से इनको मारा भी गया था। ठीक है, मार दिया गया था। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध, ठीक है, युद्ध है ये जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित कर दिया था। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है बक्सर का युद्ध। ठीक है, ये जो बक्सर का युद्ध है इसी की वजह से अंग्रेजों का भारत में प्रभुत्व बहुत ज़्यादा हो गया था। ठीक है, इस बक्सर के युद्ध के बाद ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था। किसने पढ़ के सुनाया था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, लॉर्ड कैनिंग ने ये पढ़ के सुनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, सुकर चकिया से। ठीक है, सुकर चकिया ये एक तरह का मिसल है, इससे ये संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सिखों द्वारा बनाया गया है मिसल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है तथाकथित
कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? ठीक है, जनरल है ये, किसने ले लिया था तथाकथित कुशासन की वजह से? तो ये थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या है? लॉर्ड विलियम बेंटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी? किसने की थी? इसका करेक्ट आंसर है मीर कासिम ने। किसने की थी? मीर कासिम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी समाधि के कारण नंदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? इसका करेक्ट आंसर है गुरु गोविंद सिंह द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बक्सर के युद्ध 1764 के समय दिल्ली का शासक कौन था? कौन था दिल्ली का शासक? तो उसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, शाह आलम द्वितीय। कौन था शासक? शाह आलम द्वितीय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए थे? कब मारे गए थे? तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 1799 ईस्वी में। कब मारे गए थे? 1799 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई थी? किसके शासनकाल में हुई थी? ये हुई थी सिराजुद्दौला ने के समय में। सिराजुद्दौला ने क्या किया था? ऐसे कहते हैं 146 अंग्रेज को एक छोटी सी कालकोठरी, ऐसा माना जाता है कि वो 14 फीट और 12 फीट कुछ ऐसे ही चौड़ी थी, ज़्यादा बड़ी भी नहीं थी। उस छोटे से कमरे में इसने 146 अंग्रेज को वहाँ अंदर बंद कर दिया और उसमें से अगले दिन सिर्फ 23 अंग्रेज ही बचते हैं, बाकी सब मर जाते हैं। तो उस घटना को ब्लैक होल की दुर्घटना कहा जाता है। ठीक है, तो ये किसके समय में हुई थी? ये हुई थी सिराजुद्दौला के समय में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? मतलब 10वें गुरु कौन थे? तो वो थे गुरु गोविंद सिंह जी। कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, और इनके बाद ही इन्होंने कहा था कि अब कोई इंसान रूप में कोई गुरु नहीं माना जाएगा, अब एक जो पुस्तक है इनकी सिर्फ उन्हीं को ही गुरु माना जाएगा, जिसे आदि ग्रंथ कहा जाता है। सिर्फ उसको ही गुरुवाणी समझकर गुरु माना जाएगा। ठीक है, कोई इंसान रूप में नहीं होगा। किनके बाद? गुरु गोविंद सिंह जी के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया था? ठीक है, क्वेश्चन इसका करेक्ट आंसर क्या है? देखिए, यहाँ पर प्रारंभ करने की बात हो रही है ना, कि प्रभुत्व कब से प्रारंभ हुआ था, किस युद्ध से हुआ था? तो वो प्लासी के युद्ध से हुआ था प्रारंभ। ठीक है, लेकिन अभी हमने पढ़ा था बक्सर के युद्ध से, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। बक्सर के युद्ध में क्या हुआ था? एकदम स्थापित हो गया था। ठीक है, यहाँ पर भारत में इनका प्रभुत्व बिल्कुल स्थापित हो गया था एक तरफ से। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा निर्णायक युद्ध रहा था बक्सर का युद्ध। लेकिन अगर पूछा जाए कि कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया था, तो वो था प्लासी का युद्ध। ठीक है, इसने प्रारंभ किया था प्लासी के युद्ध ने, है ना। कंफ्यूज नहीं होना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिंडीगुल नाम है। डिंडीगुल नाम है किस चीज़ का नाम है? ये है तमिलनाडु में एक नगर का नाम है। ठीक है, डिंडीगुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित है? ठीक है, आपको सही सुमेलित करना है। मैच द कॉलम है ये, आपको करना है। देखिए, यहाँ पर अवधि दे रखी है ये सब, और यहाँ पर इनके युद्ध के नाम दे रखे हैं। ठीक है, तो आपको मैच करना है कौन सा युद्ध कब हुआ है। ठीक है, बिल्कुल सही कौन सा मैच कर रहा है यहाँ पर? तो यहाँ पे सिर्फ ये जो सेकंड है और थर्ड वही मैच कर रहा है कि 1770 से 92 में तृतीय मैसूर युद्ध हुआ था, और 1824 से 26 में प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध हुआ था। ठीक है, ये बिल्कुल सही मैच कर रहा है, बाकी सब ये गलत हैं। ठीक है, ये जो सेकंड है थर्ड सिर्फ यही मैच कर रहे थे। तो देखिए ऑप्शन में कहा है सेकंड थर्ड, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, इस तरह से आपको मैच करना है ना, जो यहाँ पर दिया गया है उससे आपको मैच करना है। ये अक्सर यूपीएससी में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग करना, इसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है, जैसे इस तरह के जो कथन है ये यूपीएससी में आपको अक्सर देखने के लिए मिल जाएंगे। और इनकी जो ये लाइन है इनको इंडिविजुअली पूछ लिया जाता है नॉर्मल एग्जाम में। ठीक है, देखिए, सिखों गुरुओं से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, इनके गुरुओं के ऊपर। ठीक है,
और क्या बताना है इसमें बताना है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, इसमें से आपको बताना है। तो सबसे पहला क्या दे रखा है, बंदा बहादुर को गुरु तेग बहादुर ने सिखों का सैन्य प्रमुख नियुक्त किया था क्या? नहीं, ये बात गलत है, ठीक है, इसे नियुक्त नहीं किया गया था। तो क्या था, गुरु अर्जुन देव सिखों के गुरु थे, जी हाँ। गुरु रामदास के पश्चात बने थे क्या? जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन बी जो सेकंड है वो सही है। और थर्ड क्या है, गुरु अंगद देव ने सिखों को उनकी अपनी लिपि गुरुमुखी दी थी क्या? जी हाँ, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। तो सेकंड और थर्ड यहाँ पर सही हो जाता है। ऑप्शन में देख लेते, ऑप्शन बी है ना, सेकंड और थर्ड यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित राजसी राज्यों है ना प्रिंसली स्टेट पर विचार कीजिए। आपको विचार करना है यहाँ पर। जैसे सबसे पहला हो गया झांसी, फिर यहाँ पर क्या दिख रखा है, संबलपुर, फिर सतारा। अब यहाँ पे क्या पूछा है कि ब्रिटिश शासन इनके समामेलन विलय का सही कालानुक्रम आपको बताना, मतलब ब्रिटिश द्वारा किसको अपने अपने अंडर में कर लिया गया। सबसे पहले इसमें से किसे के अंडर किया गया था, सतारा को, ठीक है। सतारा को ब्रिटिश द्वारा अपने राज्य में सबसे पहले विलय किया गया था, मिला लिया गया था, मतलब कि उसके बाद मिलाया गया था संबलपुर को, उसके बाद झांसी को, ठीक है। तो उसका करेक्ट आंसर होगा 3-2-1। देखिए ऑप्शन में है 3-2-1, ऑप्शन सी वाला, ठीक है। एक बार सुन लीजिए, ब्रिटिश द्वारा सबसे पहले सतारा को मिलाया गया, फिर संबलपुर को, फिर झांसी को मिलाया गया अपने स्टेट में, ठीक है। ये सब राजसी स्टेट थे, राज्य कर रहे हैं यहाँ पर, प्रिंस बने हुए थे यहाँ पर कोई ना कोई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति दूतावास स्थापित किए थे? कौन था वो? इसका करेक्ट आंसर है टीपू सुल्तान, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या है, टीपू सुल्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ था। इसका करेक्ट आंसर क्या है, डलहौजी के समय में, ठीक है। डलहौजी के समय में काफ़ी अच्छा यहाँ पर इनका विस्तार देखने के लिए मिलता है भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची द्वितीय से आपको सम्मिलित करना है और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके आपको सही उत्तर देना है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको मैच करना होगा। तो देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पे सन दिए गए हैं और यहाँ पर इनके युद्ध बताए गए हैं, तो आपको मैच करना है कि कौन सा युद्ध कौन से सन में हुआ है ना। तो 1775 में हुआ था प्रथम आंग्ला मराठा युद्ध हुआ था, ठीक है। और 1780 में हुआ था द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। और ये 1824 में क्या हुआ था, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था। और बच जाता है 1838 में ये हुआ था प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था, ठीक है। तो देखिए इनका कुट अगर मैच करते हैं यहाँ से तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ठीक है। 3-4-2-1 इस तरह से आपको ये मैच करके इसका आंसर निकालने होते हैं। देखिए अक्सर यूपीएससी में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठंगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबंध था, ठीक है। किनका संबंध है यहाँ पर ठंगों के दमन में, तो वो है कर्नल सलीमैन का, ठीक है। किसका, कर्नल सलीमैन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस गवर्नर जनरल के समय में सिंध का विलय 1843 अंग्रेजी राज्य में किया गया? किसके समय में किया गया था? इसका करेक्ट आंसर है लॉर्ड एलनबरो के समय में, ठीक है। लॉर्ड एलनबरो के समय में सिंध को विलय कर लिया गया था अंग्रेजी राज्य में। धीरे धीरे इस तरह से पूरा भारत क्या हो जाता है, अंग्रेजी बन जाता है, ठीक है। बहुत सारे लोग इनके सामने संधि कर लेते हैं, कोई आत्मसमर्पण कर लेता है या फिर कोई युद्ध में हार जाता है। इस तरह से धीरे धीरे अंग्रेज पूरे अपने भारत पर अपना अधिकार जमा लेते हैं। देखिए ये लोग यहाँ पे सिर्फ व्यापार करने आए थे और धीरे धीरे किस तरह से शासन भी करने लग जाते हैं। सब कुछ A to Z आपको डिटेल में समझा दिया गया है। रिक्वेस्ट है आप लोगों से, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उस वीडियो को अच्छी तरह से पहले समझ लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंध विजय का श्रेय किसे दिया जाता है? किसे दिया जाता है सिंध विजय का श्रेय? इसका करेक्ट आंसर है सर चार्ल्स नेपियर को। किसे? सर चार्ल्स नेपियर को ये दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और इसमें से बताना है उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। ठीक है, क्या दे रखा है यहाँ पर, रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे क्या? नहीं, ये गलत बात है। सेकंड क्या है, विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे क्या? जी हाँ, ये जो विलियम बेंटिक है ये अपने पूरे भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बनते हैं। तो उसका करेक्ट आंसर है केवल द्वितीय। ठीक है, ऑप्शन बी, मतलब सिर्फ सेकंड वाला ही इसमें करेक्ट है। ये पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। इंडिविजुअल क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता था कि रॉबर्ट क्लाइव भारत में कौन से नंबर पर गवर्नर जनरल बने थे, है ना? तो ये प्रथम नंबर पे बने थे। क्वेश्चन घुमा के कुछ भी पूछा जा सकता है, इसलिए इन लाइन्स को ध्यान से समझा करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? कहाँ थी? इसका करेक्ट आंसर है लाहौर में थी। कहाँ थी? लाहौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक दिल्ली में नादिर शाह के सैन्य अभियान की सफलता के लिए संभव कारण नहीं था? नहीं था, आपको ये बताना है। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं कौन कौन से थे, है ना? मतलब कि दिल्ली में जो नादिर शाह की सैन्य अभियान की जो सफलता का संभव कारण और क्या था, ये देख लेते पहले। कमज़ोर मुगल सम्राट हो गया था। जी हाँ, ये बात सही है। उत्तर पश्चिम सीमांत में मजबूत रक्षा का अभाव था क्या? जी हाँ, ये बात भी सही है। दिल्ली की रक्षा के लिए विलंब से तैयारी की जा रही थी। हाँ, ये सही बात है। अब आपको क्या कारण नहीं बताना है ना, कौन सा कारण इसमें से नहीं था, तो ये था लास्ट। आक्रमण सेना द्वारा बेहतर सैन्य प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाना। ठीक है, आक्रमण सेना द्वारा, है ना? ये सही नहीं है, ये कारण नहीं था। ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल भी कोई प्रौद्योगिकी का कोई उपयोग कर ही नहीं रहे थे। काफ़ी कमज़ोर हो चुका था उस समय मुग़ल सत्ता नादिर शाह के समय में। ठीक है, नादिर शाह ईरान से आया था और ये आक्रमण करता था, सब कुछ लूट कर लेके जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, केरल के राजा मार्तंड वर्मा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य नहीं है? ठीक है, केरल का जो राजा था मार्तंड, ठीक है, इनके बारे में क्या सही नहीं है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ बहुत सारी चीज़ें दे रखी है, जैसे कि उसने त्रावणकोर पर शासन किया था क्या? ये तो सही है। देखिए, जो सही है उस पर भी ध्यान देना है कि जो केरल के राजा हैं मार्तंड वर्मा, इन्होंने त्रावणकोर पर शासन किया था। हाँ जी। उसने सामंतों का दमन किया था क्या? जी हाँ। उसने मजबूत एवं आधुनिक सेना का संगठन किया था क्या? संगठित कर रखी थी। जी हाँ, ये सही है। तो बच जाता है ये, है ना? मतलब कि कौन सा सत्य नहीं, ये बताना आपको। तो ये सत्य नहीं होगा। जैसे कि उसने शांति बनाए रखने के लिए यूरोपीय अधिकारियों को भारी रिश्वतें दी थी। नहीं, ये बात बिल्कुल सत्य नहीं है। ठीक है, कोई रिश्वतें नहीं दी गई थी यूरोप अधिकारियों को शांति बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18वीं शताब्दी के मध्य इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल से निर्यातित प्रमुख कच्चा माल स्टेपल क्या थे? कच्चा माल क्या हुआ करते थे? वो हुआ करते थे कपास, रेशम, शेरा और अफीम। ठीक है, इसके लिए यहाँ पर ये आए थे। जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, इनका कार्य यही था, ये इसी व्यापार के लिए थे, कपास, रेशम, शेरा और अफीम के लिए। ठीक है, कच्चा माल यही ये निर्यात किया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 में कौन विजयी हुआ था? कौन विजयी हुआ था? तो उसका करेक्ट आंसर है ये था हैदर अली। ठीक है, प्रथम आंग्ल युद्ध में तो ये जीत गया था मैसूर युद्ध से, है ना? ये मैसूर का राजा है, लेकिन उसके बाद ये हार जाता है। उसके बाद फिर इनके बेटे आते हैं टीपू सुल्तान। ठीक है, द्वितीय वाले में तो हार जाता है, प्रथम में पर ये जीत जाता है अंग्रेजों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लासी के युद्ध 1757 के समय बंगाल का नवाब कौन था? जब प्लासी का युद्ध हो रहा था तो बंगाल का नवाब कौन था? वो था सिराजुद्दौला। कौन था नवाब? सिराजुद्दौला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो ये क्वेश्चन आ रहे हैं इन पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर अब हम इससे भारतीय अर्थव्यवस्था पर जो इनका प्रभाव था उससे रिलेटेड एमसीक्यूज़ को यहाँ पर कवर करेंगे। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, ब्रिटिश काल में भारत में निम्नलिखित में से किस भू राजस्व व्यवस्था को नहीं अपनाया गया था? ठीक है, किसको नहीं अपनाया गया था? तो वो था दहसाला व्यवस्था को नहीं अपनाया गया था। लेकिन किस किस व्यवस्था को अपनाया गया था, इस पे ध्यान दीजिएगा। स्थायी बंदोबस्त को अपनाया गया था, रैतवाड़ी व्यवस्था को अपनाया गया था, महालवाड़ी व्यवस्था को भी अपनाया गया था। इसके बारे में भी A to Z है, वो सारी चीज़ें ना एक ही वीडियो में है। ठीक है, सब कुछ एक ही वीडियो में मैंने कवर करवाया है, अच्छी तरह से समझाया है।
आप ज़रूर देखिएगा उस वीडियो को। तो ये क्या है होता है, उनको पढ़ने के बाद आप इनके आंसर तो यूँ ही फटाफट दे पाओगे, है ना। अगर वो वीडियो आप अच्छी तरह से समझते तो इनको आंसर आप इजीली कर सकते हो। भारत के प्रथम रेल लाइन निम्नलिखित में से किसने बिछाई थी? किसने बिछाई थी, इसका आंसर आप ज़रूर देंगे। देखिए आपसे मैं आंसर पूछूंगी 70 वाले क्वेश्चन का, ठीक है, मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं। रेल लाइन किसने बिछाई थी? आपको मैंने ट्रिक भी बताई है, रेल में क्या होते हैं, डब्बे होते हैं, तो अब आप यहाँ से समझ लीजिए कि डब्बे किस में हैं, ठीक है। ये नाम तो काफ़ी बार आया है इनका, इसलिए ज़रूर यहाँ से आप इसका आंसर बता देंगे, ठीक है। 70 वाले का आंसर ज़रूर कमेंट करके बताएं। रेल और डाक हो गया, दोनों किसके द्वारा किए गए थे? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन, ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? किसने किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है दादा भाई नौरोजी, ठीक है। देखिए जो दादा भाई नौरोजी हैं, इनके ऊपर अभी क्वेश्चंस हम पढ़ लेते हैं, लेकिन मैं आपको इन डिटेल में इनको समझाऊंगी एक अलग वीडियो बनाकर, जहां पर हम लाला लाजपत राय जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और ये जो गोपाल कृष्ण गोखले और दादा भाई नौरोजी हैं, इनके बारे में हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे और उसमें हम अच्छी तरह से समझेंगे, ठीक है। अभी और आएंगे आंदोलन आगे, वहाँ पर इनके बारे में अच्छी तरह से समझेंगे। अभी यहाँ पर इनसे रिलेटेड MCQs को कवर कर लेते हैं। वर्ष 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहले टेलीग्राफ लाइन शुरू की थी वह किसके बीच में थी, है ना, मतलब कहाँ से कहाँ तक शुरू की गई थी? तो वो थी कलकत्ता और आगरा के बीच में। ज़रूर ध्यान रखिएगा, ज़रूर। ये जो लॉर्ड डलहौजी है, इन्होंने सबसे पहले टेलीग्राफ लाइन शुरू की थी, है ना, कलकत्ता और आगरा के बीच में। कब की थी? सन भी याद रखिएगा, 1853 ईस्वी में। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का निम्नलिखित में से किसने अधिक लाभ प्राप्त किया था? किसने प्राप्त किया था? ये जमींदारों को इसका लाभ काफ़ी ज़्यादा मिला था। इसका करेक्ट आंसर होगा जमींदार, ठीक है। क्या है इसका करेक्ट आंसर? जमींदार। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित किया गया था? किस शहर में किया गया था? तो मुंबई में किया गया था। कहाँ पर? मुंबई में। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, घुमाकर अब पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो सूती वस्त्र किस शहर में सबसे पहले स्टार्ट हुआ था? तो मुंबई में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन। अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भू राजस्व व्यवस्था की निम्न प्रणालियों में से कौन सी कृषकों के हितों को अधिक सुरक्षा प्रदान करती थी? इसमें से कौन सा करती थी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये ऑप्शन बी, मद्रास प्रांत की रैयतवाड़ी भू व्यवस्था, है ना। ये जो कृषक जो थे, इनके हितों में ये अधिक सुरक्षा प्रदान करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसके द्वारा बंगाल और बिहार पर स्थायी बंदोबस्त, इस्तमरारी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट शुरू किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? इसका करेक्ट आंसर है लॉर्ड कॉर्नवालिस, है ना। काफ़ी बार ये क्वेश्चन आ चुका है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट क्वेश्चन। अंग्रेजी शासन में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? कौन सा क्षेत्र था वो? क्या है इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर है बिहार, ठीक है। बिहार में अफीम काफ़ी ज़्यादा उगाया जाता था अंग्रेजी शासन के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन। 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण था? कौन सा उत्तरदायी कारण था? तो वो था ऑप्शन सी, ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तटकर, ठीक है, तटकर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है? नील दर्पण किसके द्वारा लिखी गई है? ये दीनबंधु मित्र के द्वारा लिखी गई है, दीनबंधु मित्र, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान लगाए गए थे? कहाँ लगाए गए थे कहवा बागान? ये लगाए गए थे वायनाड जनपद में। कहाँ लगाए गए थे? वायनाड जनपद में अंग्रेजों द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अंग्रेजी शासन के दौरान भारत के आर्थिक दोहन के विचार पर प्रतिपादन किसने किया था? किसने किया था आर्थिक दोहन पर? इसका करेक्ट आंसर है दादा भाई नौरोजी ने, ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन।
भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई थी? किसके कार्यकाल में हुई थी प्रथम जनगणना? तो इसका करेक्ट आंसर है लॉर्ड मेयो के। ठीक है, करेक्ट आंसर इसका लॉर्ड मेयो के काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर टॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित है? सर टॉमस मुनरो, इसका करेक्ट आंसर है रियायतवाड़ी बंदोबस्त से ये संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण 1853 ईस्वी में किन नगरों के बीच में हुआ था? कौन से दो नगर के बीच में हुआ था? तो ये था मुंबई और ठाणे के बीच में। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है। मुंबई और ठाणे के बीच में लॉर्ड डलहौजी द्वारा रेल लाइन का निर्माण किया गया था। शुरुआत हुई थी 1853 ईस्वी में। ठीक है, मुंबई और ठाणे के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रचार का मुख्य उद्देश्य क्या था? क्या था इनका मुख्य उद्देश्य? वो था छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता। ठीक है, छोटे प्रशासनिक पदों पर ये नियुक्ति चाहते थे, इसलिए शिक्षित भारतीयों की इनको ज़रूरत थी। इसलिए इन्होंने क्या किया था, स्वतंत्रता से भी पहले भारत में आधुनिक शिक्षा मतलब स्कूलें खोल दी गई थी। ठीक है, स्कूल देन ही है इन ब्रिटिशों की। ठीक है, भारत में भारतीयों द्वारा 1881 में स्थापित हुआ तथा उनके प्रबंध में चलने वाला सीमित देयता का प्रथम बैंक था। देयता का सबसे पहला प्रथम बैंक था। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, अवध कॉमर्शियल बैंक। ठीक है, क्या नाम है? अवध कॉमर्शियल बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों द्वारा रेतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? अंग्रेजों द्वारा कहाँ करा गया था? ये मद्रास प्रेसिडेंसी एवं मुंबई प्रेसिडेंसी में। ठीक है, कहाँ पर लागू किया गया था? मद्रास प्रेसिडेंसी एवं मुंबई प्रेसिडेंसी में। चलिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2016 में भी आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ। इसका क्या कारण था? क्या कारण था इसका? इसका करेक्ट आंसर है भारी उद्योगों का अभाव था। ठीक है, इसलिए कोई भी बड़े यहाँ पर उद्योग का विकसित नहीं कर पाई है। ठीक है, विकास नहीं हो पाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यद्यपि भारत के व्यापार पर 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी के एकाधिकार को समाप्त किया गया, परंतु फिर भी किस वस्तु का व्यापार केवल कंपनी के लिए ही सुरक्षित रखा गया था? इसका करेक्ट आंसर है चाय। इसका करेक्ट आंसर क्या है? चाय। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश्ड रूल इन इंडिया का लेखक है? इसका करेक्ट आंसर है दादा भाई नौरोजी। ठीक है, जो दादा भाई नौरोजी इन्होंने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया का ये लेखक है। ठीक है, इन्होंने ये पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अर्थविदों में शामिल है। अर्थविदों में कौन कौन शामिल है? तो ये सब हैं, दादा भाई नौरोजी, आर.सी. दत्त, एम.जी. राणाडे, डी.एन. गाडगिल, गोपाल कृष्ण गोखले, के.टी. शाह, ये सब अर्थवेदों में शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सर टॉमस हॉलैंड के सभापतित्व में भारतीय औद्योगिक आयोग का गठन कब हुआ था? कब हुआ था? इसका करेक्ट आंसर है 1916 ईस्वी में। ठीक है, सर थॉमस इंग्लैंड के सभापतित्व में भारतीय औद्योगिक आयोग का गठन हुआ था 1916 में। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या है? 1916 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला औद्योगिक सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? किस वर्ष में किया गया था? ये किया गया था 1907 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1925 में भारत सरकार द्वारा गठित भारतीय आर्थिक जांच समिति के अध्यक्ष कौन रहे थे? तो इसका करेक्ट आंसर है
एम विश्वेश्वरैया, ठीक है, इनका नाम है एम विश्वेश्वरैया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने भारत के अंग्रेजी उपनिवेश नियंत्रण की आलोचना में अनब्रिटिश्ड पदावली का प्रयोग किया था? किसने किया था? ये थे दादा भाई नारोजी, ठीक है। इन्होंने ही अंग्रेजी उपनिवेश नियंत्रण की आलोचना में अनब्रिटिश्ड शब्द का इस्तेमाल किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के समय में बिछाई गई थी? देखिए कितनी बार आ गया है क्वेश्चन, प्लीज़ इसको रट लीजिए। रेल में होते हैं डब्बे, रेल में क्या होते हैं? डब्बे, डब्बे से बनती है पूरी ट्रेन, ठीक है। तो ड से क्या है यहाँ पर? डलहौजी, ठीक है। और डाक टिकट की शुरुआत किसने की थी? डलहौजी ने, ठीक है। यहीं पर आपको क्वेश्चन नंबर 70 का भी आंसर मिल गया, लेकिन कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का एक परिणाम था। क्या परिणाम था आर्थिक तौर पर? तो वो ये था भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1813 से पहले ब्रिटिश द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा उपाय भारतीयों का आर्थिक रूप से शोषण करने के लिए नहीं अपनाया गया था? ठीक है, शोषण करने के लिए नहीं अपनाया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर है मुक्त व्यापार नीति, ठीक है, फ्री ट्रेड पॉलिसी, मुक्त व्यापार नीति। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल सेवा प्रारंभ की थी? किस कंपनी ने की थी? यहाँ पर बहुत सारी कंपनी है, तो किस कंपनी द्वारा किया गया था रेल सेवा का प्रारंभ? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे, ठीक है, पेनिनसुलर रेलवे, ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इसलिए ज़रूर ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, ठीक है, और इसमें से आपको बताना है कि इसमें से उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। वैसे तीनों कथन सही है, जैसे कि किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था, किसमें? ये रैयतवाड़ी बंदोबस्त में, ठीक है। ये रैयतवाड़ी बंदोबस्त किसान से रिलेटेड है। अब देखिए, सरकार रैयत को पट्टे दिया करती थी, कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण भी किया जाता था, ठीक है। कर लगाने से पहले देखा जाता था कि भूमि उपजाऊ है भी या नहीं है, कैसी है, क्या है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, मतलब तीनों बिल्कुल सही है रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक एकाधिकार को खो दिया। कब खो दिया? इसके पास एक ही अधिकार बच जाता है, लास्ट में उसको भी ये खो देते हैं। ये 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा इसको खो देते हैं, ठीक है, इस अधिकार को भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा और अच्छी तरह से पढ़िएगा, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, है ना। वीडियो को जहाँ तक देखिए पूरा कंप्लीट ज़रूर देखिए। पीडीएफ वैसे अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1707 ईस्वी में औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद मोहम्मद मुअज़्ज़म किस नाम से मुग़ल राज सिंहासन पर ये बैठते हैं? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है बहादुर शाह प्रथम, ठीक है, बहादुर शाह प्रथम बैठते हैं औरंगज़ेब के बाद, ठीक है। वैसे ही पढ़ चुके हैं मुग़ल सम्राट में, फिर भी यहाँ पर आता है ये, क्योंकि यहाँ पर ब्रिटिश शासन का इनके साथ काफ़ी ज़्यादा संघर्ष रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु के बाद जहानदार शाह मुग़ल सिंहासन पर आसीन हुआ, वह किसकी सहायता से सम्राट बनता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, जुल्फ़िकार खां की हेल्प से ये बनता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ़र्रुखसियर किसके सहयोग से मुग़ल बादशाह बनते? अब फ़र्रुखसियर बनते उनके बाद तो किसकी मदद से बनता है? ये बनता है सैयद बंदू की मदद से बनता है, ठीक है। ये किसी न किसी की मदद से बनते हैं। यहाँ पर मतलब औरंगज़ेब के बाद सारी सत्ता हिल जाती है और धीरे धीरे इनका पतन होने लग जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नृप निर्माता किंग मेकर के रूप में किन्हें जाना जाता है? ठीक है, नृप निर्माता किंग मेकर के रूप में किसे माना जाता है? सैयद बंधु को। ठीक है, सैयद बंधु ने ही फर्रुखसियार को ये सम्राट बनाने में हेल्प किया था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैयद बंधुओं ने मराठों के सहयोग से किस मुगल सम्राट को सत्तायुक्त कर हत्या कर दी थी? फर्रुखसियर के। ठीक है, फर्रुखसियर की हत्या भी कर दी थी। इन सैयद बंधुओं ने मराठों के सहयोग से इसे मरवा भी दिया था और साथ ही साथ ये सैयद बंधुओं ने ही मिलकर फर्रुखसियर को गद्दी पर भी बिठाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सैयद बंधु ने किस किस को बादशाह बनाने का काम किया था? किस किस को इन लोगों ने बादशाह बनाया था? तो देखिए, इन्होंने सबको बनाया था। फर्रुखसियर, रफ़ी उद दरजात, रफ़ी उद्दौला, मोहम्मद शाह, इन सबको इन्होंने क्या बनाया था? बादशाह बनाया था, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 1 2 3 4, है ना। सबको इन्होंने बनाया था, हेल्प की थी सबकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सैयद बंधुओं का पतन किसके समय में हुआ था? किसके समय में इनका पतन हो गया था? तो ये था मोहम्मद शाह। ठीक है, मोहम्मद शाह के समय में इन सब सैयद बंधुओं का क्या हो जाता है? पतन हो जाता है, क्योंकि पता चल जाता है कि ये बना तो देते हैं किसी को बादशाह, लेकिन धीरे धीरे ये उनको मरवा भी देते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल बादशाह का मूल नाम रोशन अख्तर था? कौन था जिसका नाम रियल में रोशन अख्तर था, लेकिन राजगद्दी पर वो किसी और नाम से बैठा था? तो ये था मोहम्मद शाह रंगीला। ठीक है, मोहम्मद शाह रंगीला। रंगीला इसलिए कहते थे क्योंकि इनके कारनामे भी थोड़े ऐसे रंगीन जैसे थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अवध, हैदराबाद, भरतपुर, रोहिलखंड एवं फर्रुखाबाद किस मुगल सम्राट के समय में स्वतंत्र हो गए थे? तो इसका करेक्ट आंसर है मोहम्मद शाह रंगीला के समय में ये सब स्वतंत्र हो गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत पर आक्रमण करने वाले किस ईरानी शासक को ईरान का नेपोलियन कहा जाता था? काफ़ी बार मैंने बताया है आपको ये मुगल सम्राट वाले चैप्टर में। ठीक है, किसे कहा जाता था? ये नेपोलियन, ईरान का नेपोलियन ये था नादिर शाह। ठीक है, नादिर शाह था, ये ईरानी था जो बार बार आक्रमण कर रहा था, मुगलों को हरा रहा था, तो उनके लिए एक तरफ से नेपोलियन ही था। चलिए, अहमद शाह अब्दाली के प्रथम आक्रमण के समय मोहम्मद सम्राट कौन था? कौन था? तो वो था शाह आलम द्वितीय। ठीक है, शाह आलम द्वितीय। अभी एक और आता है अहमद शाह अब्दाली, ये तैमूरों की तरफ से आता है, उनके लिए ये लड़ाई कर रहा होता है, ऐसा ये कहते हैं। ठीक है, ये भी सब तैमूर के ही वंश होते हैं, लेकिन अहमद शाह अब्दाली कहते हैं कि ये उनका बदला लेने आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कुल 7 बार आक्रमण किए, जिसमें सर्वाधिक 3 बार आक्रमण किस मुगल शासक के समय में किए गए हैं? आपको ये बताना है। तो ये शाह आलम द्वितीय के समय में किए गए हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा आक्रमण, और शुरुआत भी इसी के समय में की थी। किस मुगल शासक का वास्तविक नाम अली गौहर था? अली गौहर रियल में किसका नेम था? तो वो था शाह आलम द्वितीय का। ठीक है, शाह आलम द्वितीय का रियल नेम ही अली गौहर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा मुगल बादशाह विषम परिस्थितियों के कारण मीर बख्शी नजीबुद्दौला के भय के कारण 12 वर्ष दिल्ली से दूर निर्वासित के रूप में जीवन बिताया और फिर मराठों की सहायता से दिल्ली की गद्दी पर पुनः स्थापित कर दिया गया था? कौन था ये? करेक्ट आंसर है शाह आलम द्वितीय। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या है? शाह आलम द्वितीय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन मुगल बादशाह एक बड़ा शायर भी था जिसके द्वारा अपने आखिरी समय में कहा गया था? यह शेर विख्यात है, कितना है बदनसीब जफ़र के दफन के लिए 2 गज जमी भी ना मिल सकी कुए यार में। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है बहादुर शाह द्वितीय। ठीक है, बहादुर शाह द्वितीय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों का पेंशनर बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह कौन था? मतलब अंग्रेजों की पेंशन में कौन रह रहा था? तो वो था शाह आलम द्वितीय। ठीक है, अंग्रेजों की पेंशन में ये रहने लग गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के शासक नवाब वज़ीर कहलाते थे? है ना, मतलब किस राज्य के शासक को नवाब वज़ीर कहा जाता था? तो इसका करेक्ट आंसर है अवध के नवाब को। ठीक है, जो अवध के जितने भी नवाब थे उनको नवाब वज़ीर कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किसने ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया था, है ना। किसने ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया था? किसने किया था? इसका करेक्ट आंसर है चूड़ामण, जिसको चूड़ामणि भी कहते हैं, ठीक है, चूड़ामणि भी कहते हैं। चूड़ामण इसने ही ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में इकट्ठा कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे जाटों का अल्फातून प्लेटो ऑफ जाट्स एवं जाटों का उदाहरणीय व विद्वान व्यक्ति, है ना, द जाट लियस कहा जाता है? किसे कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर है सूरजमल को, सूरजमल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुर्शिद कुली जाफर खां को बंगाल 1717 ईस्वी तथा उड़ीसा 1719 ईस्वी की सूबेदारी किस मुग़ल बादशाह को मिलती है? किस मुग़ल बादशाह को इसकी सूबेदारी मिलती है? तो वो है फर्रुखसियर, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या है इसका? फर्रुखसियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने मुर्शिदाबाद की स्थापना की तथा उसे डागा के स्थान पर बंगाल की राजधानी बनाया गया? इसका करेक्ट आंसर है मुर्शिद कुली जाफर खां द्वारा, ठीक है। इनके बारे में आपको बंगाल के नवाब वाला टॉपिक है जो उसी के अंदर आएगा, जिस वीडियो के बारे में मैं आपको बता रही हूँ, वहाँ पर आप इसे आराम से पढ़ सकते हैं अच्छी तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल के शासक मुर्शिद कुली जाफर खां एवं अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच विवाद का सर्व प्रमुख कारण क्या था? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन है मुग़ल बादशाह फर्रुखसियर द्वारा 1770 में जारी फरमान की मुर्शिद अली जफ़र खां एवं ब्रिटिश कंपनी द्वारा अलग अलग व्याख्या, ठीक है, अलग अलग व्याख्या के हिसाब से ये चला रहे थे इस फरमान को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुग़ल बादशाह ने 1733 ईस्वी में बिहार की सूबेदारी बंगाल के नवाब शुजाउद्दीन को प्रदान की? ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी मोहम्मद शाह रंगीला, ठीक है। इस मोहम्मद शाह रंगीला ही ने ही बिहार की सूबेदारी बंगाल के नवाब शुजाउद्दीन को प्रदान कर दी थी, ठीक है, प्रदान कर दी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल के किस नवाब ने यूरोपीय लोगों की तुलना मधुमक्खी के छत्ते से की, जिसे यदि ना छोड़ा जाए तो शहद देगी, पर यदि छत्ते के साथ छेड़छाड़ की गई तो मधुमक्खियों काट काट कर प्राण ले सकती है? किसने कही थी ये बात? आपको ये बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर है अलीवर्दी खां, ठीक है। अलीवर्दी खां ये बंगाल के नवाब होते हैं और इन्होंने ये बात यूरोपीय लोगों के लिए की थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सिख गुरु ने कहा था सरदात सिर सर्रे, जिसे सार कहते हैं, न दात, है ना, मैंने सिर कटवा दिया लेकिन अपना रहस्य नहीं बताया? किसने कहा था ये? तो इसका करेक्ट आंसर है तेग बहादुर जी, ठीक है। इन्हें मरवा दिया गया था, कहते हैं इनका सिर कलम करवा दिया गया था क्योंकि ये बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे मुस्लिम धर्म को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सिख गुरु को बाकला द बाबा, बाकला के बाबा कहा जाता है? किस सिख गुरु को कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर है तेग बहादुर जी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु गोविंद सिंह की रचनाएं बतानी है आपको, ठीक है। कौन कौन सी रचनाएं इनके द्वारा की गई? तो ये सब दशम ग्रंथ, चंडी चरित्र, विचित्र नाटक, जफरनामा, ये सब गुरु गोविंद सिंह द्वारा किया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन है इसका डी वाला, सब इनके द्वारा रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने मुखलिसपुर में लोहागढ़ नामक मजबूत किला बनाया था? लोहगढ़ नामक मजबूत किला किसके द्वारा बनाया गया था? तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी बंदा बहादुर, वीर बंदा बैरागी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल बादशाह के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या करवा दी गई थी? किसके आदेश पर करवाई गई थी? किस मुगल बादशाह के आदेश पर? तो ये है फर्रुखसियर, ठीक है। फर्रुखसियर के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या करवा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैनिक संगठन खालसा दल की स्थापना किसने की थी? खालसा दल की स्थापना की गई थी कपूर सिंह द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रणजीत सिंह एवं अंग्रेजी के बीच हुए अमृतसर की संधि 1809 ईस्वी में किस नदी को दोनों के राज्य
क्षेत्रों के बीच की सीमा निर्धारित की गई थी? किस नदी को किया गया था इन दोनों के बीच की सीमा निर्धारित करने के लिए? इसका करेक्ट आंसर है सतलज नदी। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या है? सतलज नदी। अमृतसर की सिंधी में इस नदी को बाउंड्री मान लिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रणजीत सिंह ने अपने राज्य प्रशासन विशेषतः सैन्य प्रशासन के विभिन्न विदेशियों की भर्ती की थी, जिसमें शामिल थे कौन कौन विदेशी इसमें शामिल थे? तो इसका करेक्ट आंसर है वंतूरा, आलाड, कोट एवं गार्डनियर और एविटेबल। ठीक है, इन सबको इसने शामिल किया था, भर्ती किया था, ठीक है, अपने राज्य प्रशासन में। चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, 1 2 3 4 सबको इन्होंने भर्ती कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। पंजाब में सिख राज की स्थापना किसने की थी? किसने की थी? तो वो थे रणजीत सिंह। ठीक है, पंजाब में सिख की राज्य की स्थापना की थी रणजीत सिंह ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रथम आंगाल सिख युद्ध 1845 से 46 एवं द्वितीय आंगाल सिख युद्ध 1848 से 49 के समय पंजाब का राज्य का शासक कौन होता है? पंजाब राज्य के शासक कौन होते हैं? तो वो होते हैं दिलीप सिंह। कौन होते हैं? दिलीप सिंह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 20वीं सदी के पूर्वार्ध में देश का भीषणतम अकाल 1942 से 43 में कहाँ पड़ा था? सबसे ज़्यादा भीषण अकाल उस समय कहाँ से कहाँ पड़ा था? तो इसका करेक्ट आंसर है बंगाल। इसका करेक्ट आंसर है बंगाल में भीषण अकाल पड़ा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रिटिश काल में निम्नलिखित में से कौन कौन से उद्योग धंधे विकसित हुए हैं? इसका करेक्ट आंसर है जूट, कोयला, लोहा, सूती कपड़ा। ठीक है, मशीनों के पुर्जे उस समय नहीं हुए थे, ये सब हो गए थे जूट, कोयला, लोहा और सूती कपड़ा। ठीक है, तो ऑप्शन है इसका ए वाला 1 2 3 और 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1930 ईस्वी के अंत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर जो राष्ट्रीय योजना समिति बनाई गई, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे जवाहरलाल नेहरू जी। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अकालों को रोकने तथा अकाल पीड़ितों की सहायता हेतु भारतीय सरकार ने अकाल संहिता फैमिली कोड कब प्रचारित किया था? कब प्रचारित किया था? तो ये किया था 1883 में। ठीक, कब किया था? 1883 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में विकेंद्रीकरण का शुभारंभ किसके समय में किया गया था? विकेंद्रीकरण का शुभारंभ किसके समय में किया गया था? तो ये लॉर्ड मेयो के समय में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रेल विभाग के लिए प्रत्यक्ष रूप से रेलवे बजट कब प्रारंभ किया गया था? इसका करेक्ट आंसर है 1925 ईस्वी में। ठीक है, रेल विभाग के लिए प्रत्यक्ष रूप से रेलवे बजट का आरंभ किया गया था 1925 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रिटिश नागरिकों की सर्वप्रथम किस वर्ष भारत में भूमि खरीदने एवं बसने की अनुमति मिली थी? ब्रिटिश नागरिकों को, ठीक है, भारत में बसना और भूमि खरीदने की अनुमति भी इनको मिलने लग गई थी। ये 1833 में मिलने लग गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? कौन है? तो वो है रमेश चंद्र दत्त। ठीक है, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक है रमेश चंद्र दत्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में इस्पात का उत्पादन सर्वप्रथम कब प्रारंभ किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर 1913 में। ठीक है, 1930 में प्रारंभ किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अंग्रेज घुसपैठियों ने भारत में करघे को तोड़ डाला और चरखे को नष्ट कर दिया, यह कथन किसका है? किसका है ये कथन? इसका करेक्ट आंसर है कार्ल मार्क्स। ठीक है, कार्ल मार्क्स का ये कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजों द्वारा किए गए किस कार्य को अनिष्टों का अनिष्ट की संज्ञा दी थी? किस कार्य को दी थी? धन के निकास को। ठीक है, धन के निकास को संज्ञा दी थी, अनिष्टों का अनिष्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। यह कथन भारत और इंग्लैंड के आर्थिक हित प्रत्येक क्षेत्र में टकराते हैं, किसका है? ठीक है, ये कथन आपको बताना है किसका है कि भारत और इंग्लैंड के आर्थिक हित प्रत्येक क्षेत्र में टकराते हैं। ये बात किसने कही है? ये बात कही है जवाहरलाल नेहरू जी ने। जवाहरलाल नेहरू जी ने ये बात कही है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
सिंध विजय का श्रेय किसे दिया जाता है? किसे दिया जाता है? करेक्ट आंसर है सर चार्ल्स नेपियर को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेलेस्ली की सहायक संधि स्वीकार करने वाला राज्यों को कालक्रमानुसार आपको सजाना है। मतलब सहायक संधि किसने एक्सेप्ट कर ली थी, है ना? तो देखिए, सबसे पहले हैदराबाद ने, फिर मैसूर, फिर तंजौर, अवध, पूना के पेशवा। ठीक है, ये लाइन वाइज दे रखा है। इन सब ने सहायक संधि को अपना लिया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन है 1 2 3 4 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सहायक संधि के संबंध में किसने कहा हमारी नीति और हमारे लक्ष्य ने भारतीय राज्यों को शून्य की स्थिति में पहुंचा दिया है? किसने कहा था ये बात? ये कही थी लॉर्ड वेलेस्ली ने। ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली ने ये बात कही थी। देखिए, हमारी नीति मतलब अंग्रेजों ने नीति बना रखी थी जिसे सहायक संधि कहते हैं। इसके तहत इन्होंने भारतीय राज्य को शून्य की स्थितियों में पहुंचा दिया था। मतलब भारत के राज्य अब कुछ नहीं बचेंगे, सारे क्या कहलाएंगे? अंग्रेजी राज्य कहलाएंगे। देखिए 150 क्वेश्चंस कवर हो चुके हैं। उसके बाद भी 2-3 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा मैं आपको करा देती हूँ। जैसे कि सहायक संधि के संदर्भ में किसने कहा था स्थानीय राजाओं का अस्तित्व उसी दिन समाप्त हो गया जिस दिन वे कंपनी द्वारा सुरक्षित बने या कंपनी उनकी सहायक बनी? इसका करेक्ट आंसर है लॉर्ड मार्कस। ठीक है, ये लॉर्ड मार्कस द्वारा ये कथन कहा गया है कि स्थानीय राज्यों का अस्तित्व उसी दिन समाप्त हो गया था जिस दिन वे कंपनी द्वारा सुरक्षित बने या कंपनी उनके सहायक बनी। ठीक है, कंपनी द्वारा जब ये सुरक्षित अपने आप को महसूस करने लग गए या फिर उसकी सहायता में कंपनी लग गई, तभी ये सब खत्म हो गए थे, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सहायक संधि का जन्मदाता आविष्कारक कौन था? वो थे डुप्ले। ठीक है, सहायक संधि के जन्मदाता कहलाते हैं डुप्ले। ठीक है, या फिर आविष्कारक कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहायक संधि को सुनिश्चित एवं व्यापारिक स्वरूप किसने प्रदान किया था? किसने किया था? तो करेक्ट आंसर है लॉर्ड वेलेस्ली ने ये सहायक संधि को सुरक्षित एवं व्यापक स्वरूप प्रदान किया था। ठीक है, ये सारे मैंने क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं। कुछ 3 क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा करवा दिए गए हैं क्योंकि ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है, अच्छी तरह से समझ ली है, तो आई होप आपका एक भी आंसर गलत नहीं होगा। आप वीडियो को अच्छी तरह से ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, तभी ये पॉसिबल हो सकता है। बहुत कम चांसेस होगी आपके मार्क्स गलत होने के। ठीक है, इसलिए पहले मैंने आपको अच्छी तरह से सब कुछ पढ़ा दिया, ए टू जेड कुछ भी नहीं छूटा होगा, और जो छूट गया है उसको भी हमने यहाँ पर कवर कर लिया है। ठीक है, सारी चीज़ समझाने के बाद ही मैं इससे रिलेटेड एमसीक्यूज़ बनाती हूँ और इसी तरह से मैं सारी वीडियोस को कवर करवाती हूँ। धीरे धीरे करते हैं पर अच्छी तरह से कवर करवा देते हैं। ठीक है, वीडियो पसंद आती तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करना आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। न्यू चैनल है, सपोर्ट की ज़रूरत है और सपोर्ट आप लोगों से ही मिलेगा, तो ज़रूर सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को। थैंक यू।